एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम भारतीय जनजातियों से संबंधित सीरीज को आगे बढ़ाते हुए संथाल जनजाति का अध्ययन करेंगे। और मैं बता देती हूँ कि इससे पहले मैंने भारतीय जनजातियाँ जिसमें हमने नागा और गोंड कर ली है और विश्व से संबंधित जनजातियाँ भी कराई हुई हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पे मेरी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, जो हमारी संथाल जनजाति है ये गोंडों के बाद, गोंडों की जनसंख्या जो थी ये भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या के अकॉर्डिंग पहली जनजाति थी जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। तो गोंडों के बाद दूसरी ये जनजाति है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है भारतीय जनजातियों में। तो इसकी जनसंख्या की मैं बात करूं तो 50 लाख इनकी जनसंख्या है। तो देखिए, जो जनजाति है इसका निवास स्थान कहाँ है। तो ये जो जनजाति है, अगर विशेषता मैं बात करूं तो ये छोटा नागपुर पठार के ऊपर जो है इसका निवास स्थान है। अगर स्टेट्स की बात करते हैं तो स्टेट्स में देखिए हमारा बिहार है, झारखंड है, झारखंड का भी संथाल परगना, और रांची, पलामू, हजारीबाग जिला, और देखोगे तो इसके उत्तर में जो हमारा बंगाल है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल से आगे आप देखोगे तो उड़ीसा का कटक का समीपवर्तीय क्षेत्र जो है जहां पे संथाल जनजाति रहती है। तो अगर विशेष कर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे छोटा नागपुर पठार, तो छोटा नागपुर पठार जो है वो इनका इस जनजाति का निवास क्षेत्र कहा जा सकता है। तो आप देखोगे कि ये जनजाति जिस स्थान पर रहती है उसकी जलवायु कैसी है, तो उस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो वहां पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जहां पे वनस्पति के रूप में हम देखेंगे तो सघन वनस्पति प्रदेश वहां पे है। और यहाँ पे अगर देखते हैं कि हमारा छोटा नागपुर पठार है, यहाँ पे समर सीजन के दौरान जो है यहाँ पे 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, और 160 से लेकर के 180 सेंटीमीटर तक रेनफॉल देखा गया है। और उसी समय पर यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्दियों में यहाँ पे वर्षा जो है ये वर्षा की मात्रा कम होती है, और जिसमें भी हम देखते हैं केवल और केवल यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वर्षा ही देखी जाती है। और फिर हम बात करते हैं इसके आवास की। ये लोग जो है वर्तमान में तो ये लोग जो है स्थायी घर बनाकर रहने लगे हैं, लेकिन ये लोग कच्चा घर बना करके रहते हैं। लेकिन कच्चा जरूर है, लेकिन ये जो घर जो बनाते हैं ये बहुत ज्यादा साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे आज वर्तमान में ये लोग स्थायी घर बनाकर रहने लगे हैं, और इनका जो आवास है बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा है, क्योंकि ये लोग जो है स्थायी रूप से कृषि कार्य करने लगे हैं। तो कृषि कार्य में आप देखोगे कि एक पूरे क्षेत्र में जो है जंगलों को साफ कर लिया जाता है, उसी क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है। लेकिन जो कृषि है वो आधुनिक तरीके से नहीं की जाती है, कृषि के लिए ये पुराने तरीके अपनाते हैं। और कृषि की जब उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो उसके बाद जो है फसल को जो है फसल बदल के ये लोग बोते हैं, और जब कृषि उत्पादक शक्ति जो है किसी क्षेत्र की खत्म हो जाती है तो उस दौरान ये लोग शिकार और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है। तो इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो बहुत ही विकसित ढंग से जो है विकसित ढंग की इनकी जो सामाजिक प्रथा है, सामाजिक परंपरा है वो रहती है, और ये अपनी सामाजिक परंपरा के लिए प्रहा प्रणाली पर आधारित रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो इनका जो गांव होता है, इस गांव का जो मुखिया होता है उसको मांझी कहा जाता है। तो मुखिया को ये लोग जो है ये पंचायत जो इनकी होती है उस पंचायत को ये परमेश्वर का दर्जा देते हैं, और इसका जो मुखिया होता है वो मांझी कहलाता है। और इसमें जो मांझी होता है, जो गांव का एक मुखिया होता है उसको मांझी कहते हैं। तो ये जो मांझी होता है इसके हाथ में सभी राजकीय जो शक्तियां हैं, राजकीय अधिकार जो है वो इसको प्राप्त होते हैं। तो पूरे गांव के बारे में जो फैसला लेना होता है वो गांव का मुखिया लेता है, अर्थात आप कह सकते हो कि मांझी लेता है। अब देखिए, जो हमारा पूरा गांव यहाँ पे होता है, संथालों का जो पूरा गांव होता है वो गोत्रों में विभाजित होता है, और गोत्रों में भी आप देखोगे तो किसी एक गोत्र से के वंश और जो गोत्र है इसमें विवाह वर्जित होता है, कि आप जो है एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ
वर्षों के बाद आपस में विवाह कार्य जो है संपन्न कर लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर वंश और गोत्र की बात करें तो यहाँ पे एक ही गोत्र में विवाह को वर्जित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे माँ के गोत्र में अगर आप देखोगे तो 2-3 साल के बाद शादी भी कर ली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी पंचायत है, यहाँ पर पंचायत के यहाँ पे जो है 5 स्तंभ है। तो 5 स्तंभों में सबसे पहला स्तंभ आता है मांझी का, जो कि गांव का मुखिया होता है, और ये जो गांव का प्रधान है जो पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करता है। तो गांव के मुखिया को मांझी कहा जाता है, जो पूरे गांव के प्रतिनिधित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। नेक्स्ट आता है पारानिक। पारानिक जो है ये उप प्रधान होता है। नेक्स्ट जो पंचायत का पिलर आता है, तो ये पंचायत का पिलर के रूप में आप देखते हो जोग मांझी। ये जो जोग मांझी है ये गांव के युवक व जो युवती है इन युवतियों पर नजर रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो जोग पारानिक आता है। ये जोग पारानिक जो है ये मांझी को सहायता प्रदान करता है, जोग पारानिक। और उसके बाद जो आता है ये आता है गोडेत। गोडेत जो है ये मांझी का संदेश वाहक होता है, ये गोडेत। गोडेत इसके ये 5 स्तंभ है, 5 पिलर है पंचायत के, और ये लोग जो है पंचायत को एक परमेश्वर के रूप में मानते हैं। पंचायत का जो फैसला होता है वो इनके लिए सर्वोपरि होता है। जिसका मुखिया मांझी होता है वो प्रधान पारानिक होता है, और गांव के युवक और युवतियों पर नजर रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसको जोग मांझी कहते हैं। जबकि जोग पारानिक जो है ये मांझी को सहायता प्रदान करता है, मुखिया को सहायता प्रदान करता है। गोडेत जो होता है ये मांझी का, मुखिया का संदेशवाहक होता है। नेक्स्ट देखिए जो हमारी संथाल जनजाति है इसमें एक सेंदेरा वैसी जो है ये एक यहाँ पे एक न्यायालय की तरह ही होता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति जो है इस पंचायत के फैसले से खुश नहीं होता है तो वो उसके बाद अपील जो है वो सेंद्रा वैसी के अंदर जो है शिकायतें कर सकता है, अपील पेश कर सकता है। नेक्स्ट देखिए इनमें जो विवाह है, क्योंकि जो संथाल है संथालों में जो विवाह होता है उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है बपला, और ये जो इनका विवाह जो होता है एक ही गोत्र में नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो विवाह के 2 तरह से किया जाता है। पहला तो रेबर के द्वारा, एक व्यक्ति होता है जिसको हम आम भाषा में तो बिचौलिया ही कहते हैं, लेकिन संथाल जो है वो रेबर कहते हैं। तो रेबर है, रेबर शादी तय करता है। दूसरा होता है कि रेबर को बिना बताए ही लड़की के माँ बाप जो है वो लड़के के घर जाते हैं और रिश्ता तय कर लिया जाता है। उसके बाद जो है रेबर की सहायता से और गांव के जो कुछ बड़े व्यक्ति होते हैं वो लड़की के घर पे जाते हैं और वहां पे विवाह कार्य संपन्न होने के बाद भोजन आदि ग्रहण करते हैं और उसके बाद लड़की को लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ये 2 तरह की प्रणाली जो है 2 तरह के से विवाह संपन्न किया जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये हिंदू धर्म को इन लोगों ने अपना लिया है, और इसमें जो यहाँ पे रीति रिवाज है वो भी हिंदू धार्मिक के अनुसार ही है। तो यहाँ पे जब मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो उसका दाह संस्कार किया जाता है, और दाह संस्कार के बाद जो है उसकी अस्थियों को नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो ये हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म से संबंधित रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट देखिए इनमें जो विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है, ये भी प्रथा जो है वो स्टार्ट हो गई है। जबकि यहाँ पे हम देखते हैं तो बाल विवाह की प्रथा को बंद कर दिया गया है, रोक लगा दिया गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखोगे तो इनका जो प्रिय त्योहार होता है ये दिवाली होता है, और दिवाली पर ये लोग गाय की पूजा करते हैं। इनमें जो पवित्र पशु होता है ये गाय होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप देखोगे ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, तो ये लोग जो है ये देवी देवता और इन सब में भी विश्वास रखते हैं। और आप देखोगे तो ये लोग जो है मराठा ठाकुर और आप देखोगे चांदो बाबा को एक महान सृष्टिकर्ता के रूप में ये लोग देखते हैं। तो ये मानते हैं कि ये जो है ये जो चांद बाबा है या मराठा ठाकुर है ये एक सृष्टिकर्ता है, महान सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का निर्माण करने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनका पहनावा क्या है। तो ये लोग जो है स्त्रियां सादा वेश रखती है और स्त्रियां सादे वस्त्र ही पहनती है। और इसके अंदर देखोगे तो स्त्रियां जो है फूलों का हार के साथ साथ चांदी व पीतल के आभूषण भी प्रयोग में लाती है। और यहाँ पे जो पुरुष है ये पुरुष कमर पर 4 से 5
दोनों जो यंत्र है इनके लिए होते हैं। और नेक्स्ट आप देखोगे तो इनका जो उत्सव है, उत्सव के दौरान ये लोग नृत्य भी करते हैं और नृत्य के साथ साथ संगीत भी करते हैं। तो सामूहिक रूप से त्योहार जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, उसको मनाया जाता है। तो व्यक्तिगत रूप से ये लोग त्योहार नहीं मनाते हैं, सामूहिक रूप से जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और इन लोगों का जो नृत्य होता है ये घेरे में कि एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद जो है नृत्य करते हैं। तो ये घेरा बना करके ये लोग नृत्य करते हैं। और जो इनका त्योहार है वो भी सुनिश्चित नहीं होता है, अपनी सुविधा अनुसार जो है एक दिन तय कर लिया जाता है। तो उस दिन ये सब इकट्ठे होते हैं, नाच गाना होता है, संगीत का प्रोग्राम होता है। तो इनका जो त्योहार है वो सामूहिक रूप से ये लोग जो है कोई एक निश्चित दिन ऐसा फिक्स नहीं कर रखा है कि इस दिन ही ये प्रोग्राम होगा या इस दिन ही ये त्योहार मनाया जाएगा। तो इनको जैसा ठीक लगता है उसी तरह से जो है त्योहार अपनी सुविधा के अनुसार एक दिन निश्चित कर लेते हैं और उस पर त्योहार जो है मनाया जाता है सामूहिक रूप से। नेक्स्ट आप देखोगे कि ये लोग, इनका जो वर्ष होता है ना, इनका जो वर्ष है वो आषाढ़ से ही प्रारंभ होता है। और गांव के जो जंगल है इनमें ये स्थायी निवास स्थान बना करके ये लोग रहते हैं और वहीं पर कृषि कार्य ये लोग करते हैं। और आप देखोगे तो इनके समाज की जो रचना हुई है, इन्होंने जो अपना समाज बनाया है कि गांव है, गांव में इतने लोग रहेंगे, इनका जो मुखिया है वो माझी होगा, उसका सहायक जो है ये उप प्रधान होगा जिसको पारानिक कहा है। तो इनकी जो सामाजिक संरचना है ये इन्होंने मिलजुल कर बनाई है। तो किसी एक जो व्यक्ति है उसके द्वारा ये पूरी समाज जो प्रथा है या समाज जो है इसकी रचना नहीं की गई है। तो ये लोग सहयोग से सारे कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका जो हमारी संथाल जनजाति है, संथाल जनजातियों में 12 गोत्र हैं। और ये 12 गोत्र कौन कौन से हैं? तो पहला आता है हासदा, दूसरा आता है मुन, तीसरा है किस्कू, नेक्स्ट है हैम्बर और सोरेन, फिर आता है टुडू और फिर बांस का बेसरा और पौड़िया, चोड़े और बेटिया। ये प्रमुख 12 गोत्र जो है ये संथालों के हैं। और यहाँ पे जो है इनका जो जीवन है इनके जीवन में जो है नृत्य का एक महत्वपूर्ण इनके जीवन का एक भाग होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष जो है वो दोनों ही मिलकर के नाचते हैं। और नाचने के दौरान जो है जो स्त्रियां हैं ये मोर पंखों का प्रयोग करती है और मोर पंखों के साथ साथ जो है पुष्प से जो है ये सिर पर बांध लेती है और पुष्पों की माला का प्रयोग भी ये लोग करते हैं और मोर पंखों का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इनकी अर्थव्यवस्था। तो इनकी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ये लोग जो है कृषि कार्य करते हैं। और कृषि कार्य के दौरान जब ये लोग कृषि कार्य करते हैं ना, तो उस दौरान अगर कृषि में क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि एक जो स्थान है ना उस स्थान पर जो पेड़ पौधे हैं उनको जला लिया जाता है। पेड़ पौधों को जलाने के बाद में वहां पे उस क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है और लगातार उस क्षेत्र में कृषि कार्य करते रहने से कृषि की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। तो उस दौरान ये लोग आखेट भी करते हैं और शिकार भी उस दौरान किया जाता है। तो ये लोग जो है ये जब कृषि उपज कम होती है तो उस दौरान आखेट भी करते हैं। तो इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि प्रमुख जो है व्यवसाय है। और कृषि की जब कृषि अच्छी फसल नहीं होती है क्योंकि आधुनिक तरीके नहीं अपनाते हैं, प्राचीन तरीकों से कृषि कार्य किया जाता है, तो उस दौरान ये लोग आखेट भी करते हैं और मछली पालन भी उस दौरान किया जाता है। और ये जो लोग हैं ये पशुपालन कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है, जिसमें जो गाय है ये पवित्र पशु माना जाता है। नॉर्मली हम देखते हैं ना तो ये लोग जो है ये मांसाहारी नहीं होते, शाकाहारी लोग होते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता है और पशुपालन के साथ साथ हम देखते हैं कि ये लोग जो है औद्योगिक कार्यों में भी संलग्न रहे हैं। क्योंकि हमारा जो छोटा नागपुर पठार है यहाँ पे परिवहन की सुविधाएं जो है वो विकसित हो गई है, परिवहन की सुविधाएं विकसित हो गई है, बाजार की जो सुविधा है वो यहाँ पे उपलब्ध हो गई है। तो जिस कारण से इनके लिए जो आवागमन है, परिवहन की सुविधा होने से इनकी जो आवाजाही है ये आसान हो गई है। तो जिस कारण से ये लोग जो छोटा नागपुर पठार है उस छोटा नागपुर पठार की तरफ इनका निवास क्षेत्र जो है ये बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट आप देखोगे तो इनका जो भोजन है इनके भोजन में
ये शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी नहीं है। लेकिन अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लोग पशुपालन करते हैं और मेनली जो इनका कार्य होता है ये कृषि कार्य होता है, क्योंकि स्थायी जिस क्षेत्र पर ये कृषि कार्य करते हैं वहीं पर जंगलों में स्थायी बसाव इनका हो जाता है। स्थायी घर बना करके ये लोग रहते हैं, घर लेकिन कच्चा होता है। तो उस दौरान आप देखोगे तो ये लोग जंगलों से कंदमूल, फल वो कलेक्ट करते हैं और फलों को ही खाया जाता है। और इनका जो पशु है ये पवित्र पशु के रूप में गाय को देखते हैं। तो गाय इनका एक पवित्र पशु है, और गाय पवित्र पशु होने के साथ साथ आप देखोगे कि ये लोग जो है यहाँ पे जो फल है या फूल है, इनकी पत्तियों को ये लोग खाते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आप इन लोगों को, जो पशुपालक लोग हैं, इन लोगों को दूध दोहना नहीं आता है। तो कुछ लोग यहाँ पे गैर संथालों के संपर्क में आ गए हैं, तो उन लोगों ने तो दूध दोहना सीख लिया है। लेकिन जो लोग आज भी गैर संथालों से के संपर्क में नहीं आए हैं, उनको आज तक भी दूध दोहना या दूध निकालना नहीं आ रहा है। तो ये लोग देखिए, ये लोग एक स्थायी कृषक के रूप में कार्य करने लगे हैं। अगर अब नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रभाव या इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक जीवन है, इसमें किस प्रकार से बदलाव आया है। तो देखिए ये लोग जो है इनका शिक्षा की ओर प्रसार बढ़ा है। तो शिक्षा का प्रसार बढ़ने के लिए और ये लोग जो है शिक्षा के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं, और ये लोग अपने जो बच्चे हैं उनको शहरों की तरफ शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो है ये भेज रहे हैं। और इनके जो रीति रिवाज है उसमें भी बहुत सारा परिवर्तन आया है। ये लोग अगर आप देखोगे तो ये औद्योगिक कार्यों में भी संलग्न होने लगे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस क्षेत्र में आवास की सुविधाएं बढ़ गई हैं। आवास की सुविधाओं के साथ साथ परिवहन सुविधाएं बढ़ गई हैं, और परिवहन सुविधाएं बढ़ने के कारण से इन लोगों के लिए पठारी भाग जो है, इन पठारी भागों पर जो आना जाना है तो उसके लिए सुविधाएं बढ़ गई है। बाजार की उपलब्धता हो गई है। तो आप देखोगे तो पूर्ण रूप से जो है कृषि, यहाँ पे जो शिक्षा है, शिक्षा का प्रभाव यहाँ पे देखा गया है। और ये शिक्षा का प्रभाव ही है कि ये लोग जो है औद्योगिक कार्यों में संलग्न होने लगे हैं। अपने बच्चों को शिक्षा के लिए जो शहरी एरिया है उस शहरी एरिया में भेजने लगे हैं, और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है। इनके जो रीति रिवाज हैं, इन लोगों के रीति रिवाजों में भी परिवर्तन आया है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो लोग हैं शिक्षा के प्रसार से, ये शिक्षा की जो विस्तार यहाँ पे हुआ है उसके प्रभाव से इन लोगों का जीवन जो है ये परिवर्तित होता जा रहा है। तो संथाल एक महत्वपूर्ण जनजाति है। तो आप ये देखें कि कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि संथाल जो जनजाति है ये गोंडों के बाद दूसरी एक प्रमुख जनजाति है, जो एक शाकाहारी जनजाति है और जो कृषि कार्यों में संलग्न हुई है। शिक्षा का प्रभाव बहुत अधिक यहाँ पे देखने को मिला है, और ये लोग जो है कृषि कार्य करने के साथ साथ एक स्थायी जो बसाव है वो इन्होंने बसा लिया है। तो आई होप कि आपको ये जो हमारा संथाल जनजाति है ये समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है ये कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।